बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैं और हमजा अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो दिन जब छुट्टियों के बाद हम स्कूल जाते थे। पता नहीं, मेरा तो कोई अच्छा दिन नहीं होता था, दिल नहीं करता था। फरा, आपका कैसा होता था? मेरा भी कोई इतना दिल नहीं करता था। अच्छा। मैं भी कोई बहुत स्कूल लवर्स में से नहीं हूँ, टेक्स्ट बुक लवर्स में से भी बिल्कुल नहीं। ये बच्चों से, लेकिन मैंने बात की कुछ बच्चों से ना, तो वो कहते हैं कि जी कि नहीं, हम तो बड़े खुश हैं कि पहले स्कूल खुले फिर बंद हो गए, अब तो हम बहुत खुश हैं, हम फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे। शायद बच्चे बदल रहे हैं। बच्चे शायद बदल रहे हैं, लेकिन हमजा मैंने देखा है कि बच्चों ने ना इस चीज़ पे कि जब यूके में और वहाँ पे स्कॉटलैंड में उन्होंने कह दिया है कि हम असेस्ड ग्रेड्स पे जाएंगे, असेसमेंट्स पे जाएंगे, हमारे क्यों एग्जाम्स लिए जा रहे हैं? उन्हें आदत पड़ गई है बगैर एग्जाम्स के पास। सिर्फ एग्जाम्स का मसला है, उन्हें स्कूल लगने का कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन जाना है, एक दिन नहीं जाना है, और अल्टरनेट डेज पे आप जाएंगे, 50% हाजिरी होगी, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इन तमाम फैसलों का मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। बिल्कुल तो भी नहीं। एहतियात जो है ना वो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब ज़िंदगी को जब आप रवा करना शुरू करते हैं, बहाल करना शुरू करते हैं इसी कोविड के दौरान और इसी हालात की संगीनी के दौरान। तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा एहतियात करना है, जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा आ गई है। बच्चे घर से निकल रहे हैं, सैनिटाइजर छोटे छोटे उनके बैग्स में डालें, जैसे हमने यहाँ पे रखे हुए। अब अपने जो है उनको मास्क दें, हो सके तो हैंड ग्लव्स दे दें कि वो। बिल्कुल। और हम पहले भी ये बात कर रहे थे जब पिछली बार स्कूल खुले थे, बच्चों के लंच शेयर ना करें, क्योंकि बच्चों को आदत होती है लंच शेयर करने की, और ये सिखाया भी जा रहा होता है। लेकिन ये वो टाइम है बच्चों को मना कर दें कि लंच शेयर ना करें, अपनी बॉटल्स लेके जा रहे हैं। खैर सर्दियाँ हैं इस वक्त तो, लेकिन फिर भी अपनी बॉटल शेयर ना करें। इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयरिंग जो है कुछ भी ना करें। हम सब बुक भी और ये भी, जैसे क्या दौर आ गया ना, एक टाइम तरफ हम कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, अब हम कहते हैं केयरिंग इज नॉट शेयरिंग। सबसे पहले तो बात करेंगे तालीमी इदारों की ही, क्योंकि कोरोना खौफ के साए में दूसरे मरहले में जो है ये मरहलावार खोले जा रहे हैं स्कूल्स, और आज 9वीं से 12वीं वालों का कुर्रा निकला है, वो गए हैं स्कूल। अच्छा, ये मरहले कई बार हमने पहले भी तय किए हैं। ये मरहलावार हम खोलते हैं, फिर हम बंद हम इकट्ठे अचानक यकदम कर देते हैं। वजह उसकी वही हालात हैं जो पूरी दुनिया में तब्दील होते दिखाई नहीं दे रहे। आपके सामने है कि दूसरी लहर जो है उसके तहत ब्रिटेन तक जिन्होंने हमजा नहीं स्कूल बंद किए थे, उन्होंने भी स्कूल बंद किए, किसी वक्त भी नहीं किए थे, उन्होंने भी स्कूल बंद किए। इसलिए कि ये जो वायरस की तेज तरीन लहर है, इसका यही बताया गया कि ये वायरस बच्चों को मुतासर करने की सलाहियत भी रखता है। ये रिपोर्ट्स भी आ गई कि इस तरह का वायरस जो है पाकिस्तान भी पहुंच गया है। लेकिन इन तमाम रिपोर्ट्स और इन तमाम चीज़ों के बावजूद स्कूल जो है वो खोले जा रहे हैं। और महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से निजी और सरकारी स्कूलों के हवाले से जारी में रास्ते में कहा गया है कि निस्फ तलबा को मुतबादिल दिनों में बुलाया जाएगा, यानी 50% बच्चे जो है एक दिन आएंगे। ये भी ठीक है, मनाया जाएगा, बच्चों को पहले मनाया जाएगा कि अब आप लोग ना स्कूल चले जाएं, प्लीज आप लोग चले जाएं, और 50% जो है बाद में आएंगे। मेरे जैसे स्टूडेंट हो तो उन्हें मनाना ही पड़ेगा। मेरे जैसों को भी मनाना कहेंगे यार जब घर बैठ के हम पढ़ रहे हैं और हो रही है तो फिर क्या जरूरत है जाने की। लेकिन इतनी सुकून दे पढ़ाई भी कभी नहीं हुई है। हम लोग भी चाह रहे होते थे कि पेपर्स किसी तरह से खत्म हो जाएं, आज छुट्टी हो जाए। कभी छुट्टी नहीं होती थी, कभी पेपर्स जो है नहीं होते थे। बच्चे तो खुश हैं। बच्चे ओ लेवल ए लेवल में यानी मैट्रिक एफए में वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, इसलिए कि ना उन्हें समझ आ रही है कि वो कैसे करें, ना ऑनलाइन क्लासेस की समझ आती है, ना टीचर्स की समझ आती है, ना उन्हें एग्जाम पैटर्न की समझ आ रही है, ना उनका स्टडी पैटर्न ठीक है, ना उन्हें जागने सोने का रूटीन ठीक है। तो जिंदगी जो है पूरी तरह से डिसरप्टेड है, खासी मुतासिर है। और इन बच्चों का तो मेरिट बनना है, इसलिए बच्चे जरा ज्यादा परेशान है। इन्होंने आगे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो इसलिए जरा ज्यादा परेशान है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो इम्तिहानात हैं वो मई और जून में ही होंगे, जबकि स्मार्ट निसाब के तहत बच्चों की तालीम को भी जारी रखा जा रहा है। तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद होगा, लेकिन स्कूल जो अमल दरामद करा सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो बच्चों को बिठाकर बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करें, उन्हें बताएं कि उनकी अपनी हिफाजत उनके अपने हाथ में है, उन्होंने कैसे एसओपीज़ पे अमल करना है, हाथ धोना है, नहीं धो सकते तो छोटे छोटे सैनिटाइजर्स जो ज़रूर साथ हो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ सैनिटाइज करें। इस हुकूमती फैसले से कि स्कूल खोले जा रहे हैं, जो बरादरी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है उनसे भी तो बात करनी चाहिए ना, बच्चों से, स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। तो साजिद शेख इस वक्त रावलपिंडी में स्कूल में मौजूद है, कुछ बच्चों से वो बात हमारी करवाएंगे। जी साजिद बताइए, बच्चे कितने खुश हैं? क्या बच्चे जो हैं आज आने के लिए तैयार थे या ज़बरदस्ती भेजेंगे? आपको शक्लों से क्या लग रहा है?
देखिए, हम रावलपिंडी में हार्ले स्ट्रीट स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों को डिसइंफेक्शन स्प्रे के बाद यहाँ पर बैठाया गया और बाकायदा हमने देखा कि हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए गए और उसके साथ साथ मास्क जो है उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर एक चीज़ है कि आज काफ़ी टाइम के बाद स्कूल खुले हैं तो थोड़ा सा देख रहे हैं कि बच्चों के चेहरों पर थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही है। तमाम हम उनको जिससे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें और बच्चों के तासरात जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, आप थोड़ा सा सीधे हो जाए, मुझे ये बताएं कि आज काफ़ी दिनों के बाद आप आए हैं यहाँ पर, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग काफ़ी दिनों के बाद स्कूल आए हैं और हम लोग घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे और ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग ले रहे थे कंटिन्यूसली, बट वो उनसे भी उस तरह स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती जिस तरह हम लोग स्कूल में कंटिन्यू करते हैं स्टडीज़। तो हमें स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह हमारी स्टडीज़ का बहुत हर्ज हो रहा था घर पे बैठे बैठे, तो स्कूल आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे स्कूल इसी तरह ओपन रहने चाहिए ताकि हम लोग अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि आगे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने हैं। तो हमें अनाउंसमेंट जो हो चुकी है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम्स के बगैर हमें पास नहीं किया जाएगा, तो हमें ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए हमें स्कूल तो आने ज़रूरी है अब। ठीक है जी। ये आप बच्चे से हमारे स्टूडेंट से बात की और उनका कहना यह है कि घर बैठे बैठे बोर हो चुके थे और यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह है कि चूँकि जो फिजिकली जो पढ़ाया जाता है वो कुछ और होता है और नॉर्मली जो है वो खासा मुश्किल होता है कि घर से बैठ। बिल्कुल ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया, आप रावलपिंडी से जो है हमें आगाह कर रहे थे। ये बच्चियों से बात हो रही है, बच्चियाँ यकीनन खुशी होंगी स्कूल जाते हुए। ये तो लड़कों से बात होती तो वो बताते कि हम कितने दुखी हैं, क्या बीत रही है उनके ऊपर। बट लड़कियां तो पता नहीं क्यों पढ़ाकू होती हैं इतनी। हमजा देखिए ना, उनको वो एक्टिविटीज नहीं मिल रही होती जो लड़कों को मिल रही होती हैं, बाहर दोस्तों के साथ घूम फिरना। लड़कियां बेचारी घर में थी। लेकिन हमारी दुआ है कि ये मरहला जो है ये आसान रहे और सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हिफाजत की बात कर रहे हैं तो कोरोना से हिफाजत का एक जरिया वैक्सीन है, जो कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त हम बार बार बात करते हैं, वैक्सीन नेशनलिज्म की बात हो रही थी कि पूरी दुनिया ने किसी भी वैक्सीन के आने से पहले उसको प्रोक्योर कर लिया। उन्होंने ये बंदोबस्त कर लिया कि जैसे ही वो वैक्सीन दस्तयाब होगी उनके लोगों को ये लग सकेगी। बरतानिया उस दौड़ में सबसे आगे रहा, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में भी शुरू हो गया प्रोसेस। पाकिस्तान में अभी तक जो है हम इस सोच में कि वैक्सीन मुल्क में कब दस्तयाब होगी, इस बारे में हुकूमत कोई हतमी तारीख नहीं दे पा रही। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने दावा किया है कि रवां बरस फरवरी मार्च तक 1, 2 नहीं 3 कोरोना वैक्सीन आ जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, और असद उमर ने कहा कि हुकूमत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसकी मंजूरी दे दी है। सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए 3 लाख हेल्थ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन भी कर ली गई है, यानी कि प्रोसेस जो है प्लानिंग के हद तक जो है वो जारी है। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए असद उमर ने कहा कि अगर हुकूमत सिंध वैक्सीन को ऑर्डर देना चाहे तो वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन का बंदोबस्त ही नहीं किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए हुकूमत आज भी कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसी, और वो ये समझते हैं कि बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और बिलावल भुट्टो की जानिब से इस तरह की बात सामने आना ये भी एक हैरान कुन बात है। इसी पर बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। असद उमर साहब कई बार कह चुके हैं कि वैक्सीन फरवरी मार्च तक आ जाएगी, लेकिन हतमी तारीख क्यों नहीं दी जा रही है? फिर अपोजिशन जो है इस पर भी अब सवाल उठा रही है कि शायद अभी तक तो हुकूमत ने कोई फैसला ही नहीं किया। इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ एवेन्यूज से जो है वो दिन रात इस वैक्सीन को पाकिस्तान में लाने के लिए जो है अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन ट्रायल्स शुरू हुई थी और पाकिस्तान की भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी उसने शुरू दिन से कोई 8 महीने पहले 170 वैक्सीन प्रोड्यूसिंग जो हमारी थी एंटिटीज़ उनको फॉलो करना शुरू किया था। और फिर करते करते अपने मुल्क के रिक्वायरमेंट्स देखते हुए वैक्सीन की सेफ्टी, एफिकेसी वगैरह सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए 6 कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया था। उसमें से 2 जिस तरह से आपको असद उमर साहब ने
बताया है कि वो उनका टेक्निकल कमेटी ने भी अप्रूवल दे दिया है और जो ऑक्सफर्ड की एस्ट्राजेनेका है उसको ड्रैप की तरफ से भी अप्रूवल मिल गया है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पूरी हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर वैक्सीन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जो बहुत ज़्यादा अमीर ममालिक थे उन्होंने इन वैक्सीन्स की जो ट्रायल्स थे, क्लिनिकल ट्रायल्स जो थे उसके अंदर इन्वेस्ट किया था। तो जाहिर है कि वो पहली प्रेफरेंस वो ले रहे हैं जिन्होंने इन ट्रायल्स में इन्वेस्ट किया था, मगर पाकिस्तान भी कोई पीछे नहीं है। इस वक्त कैंसिनो बायो की ट्रायल्स जो हैं वो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई महीनों से हो रही हैं, वो भी अपने फाइनल मराहिल पे पहुंच चुकी हुई है और उसके हतमी नताइज मुरतब होते साथ ही वो भी इंशाल्लाह ताला वैक्सीन आ जाएगी। एस्ट्राजेनेका के लिए भी पूरी तगोदो जारी है कि जल्द अज जल्द वो आ जाए। और तीसरी जो साइनोफार्म की जिसको अप्रूवल दिया है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने, वो भी जो है इंशाल्लाह आ जाएगी और ये बिल्कुल अब सारी चीज़ें मैच्योर हुई हुई हैं। इसके लिए पाकिस्तान की तैयारी जो है वो पूरी मुकम्मल है। हम लोगों ने अपने जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं, जो कोल्ड चेन्स उसके लिए मेंटेन करनी है, उनकी तैयारी कर ली है। जिस उन्होंने हैंडल करना है, जिन हेल्थ केयर वर्कर्स ने इस वैक्सीन को हैंडल करना लगाना है, उनकी ट्रेनिंग्स हो गई हुई हैं। और इन तमाम हमारी प्रिपेयर्डनेस को देखते हुए जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है कोवैक्स का, WHO और गावी का, जिसने अपने मेंबर कंट्रीज़ को, जिसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, 189 कंट्रीज़, उनकी 20% पॉपुलेशन को वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। तो वो कोवैक्स भी पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस को एक्नॉलेज करते हुए वो भी हमें वक्त से पहले शायद दे दे। नौशीन हामिद साहिबा, दो बातें, एक ये कि क्या पाकिस्तान ने इसके लिए फंड्स एलोकेट किए, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था कि वर्ल्ड बैंक से रब्ता किया जा रहा है कि वहाँ से हमें फंड्स मिले ताकि हम वैक्सीन जो है प्रिक्योर कर सकें, और वो फंड्स नहीं मिल पाए अभी तक। तो क्या फंड एलोकेट हो गए? नंबर दो, जो वफाक पे इल्ज़ाम लगा रहा है सिंध, जो सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचहो ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वफाक हमें मंगवाने नहीं दे रहा, सिंध को इजाज़त नहीं दे रहा वैक्सीन मंगवाने की, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने $150 मिलियन का अप्रूवल दे दिया था, जिसको ECCI ने अप्रूव भी कर दिया। तो ये फंड्स तो अप्रूव्ड हैं। वो जैसे ही हमारी निगोशिएशंस फाइनल होंगी तो इंशाल्लाह ताला ये जो बुकिंग्स हैं ये हो जाएंगी। दूसरी, जहाँ तक अज़रा पेचहो साहब की बात है, कल असद उमर साहब ने क्लियर कर दिया और इससे पहले भी ये बात जो थी ये बता दी गई थी कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इम्पोर्ट करने की इजाज़त है। वो सिर्फ ड्रैप की फॉर्मेलिटीज़ को अपनी पूरी कर ले। अगर ड्रैप से अप्रूवल वो ले लेते हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर को तो आज से कुछ महीने पहले जो है वो अप्रूवल दे दिया गया था कि वो मंगवा सकते हैं। और कल असद उमर साहब ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर अप्रूव्ड ड्रग है तो चाहे प्रोविंसेस उसको डायरेक्टली भी मंगवाना चाहें, कोई हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने अमले के लिए मंगाना चाहें तो वो भी डायरेक्ट मंगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। पहले हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको हुकूमत ये मुफ्त में लगवाएगी वैक्सीन। क्या ये फैसला तब्दील कर लिया गया है? अब हुकूमत नहीं लगवाएगी? अगर हुकूमत लगवाएगी तो वो किन लोगों को वैक्सीन लगवाएगी? देखिए जी, हुकूमत की तरफ से तो जितनी वैक्सीन्स लगेंगी वो बिल्कुल फ्री होंगी, ये तो हुकूमत की कमिटमेंट है। और प्राइवेट सेक्टर को इसलिए अलाउ किया गया है कि प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड हो जाए और जो लोग अपना अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद लगवा लें, ताकि वही वैक्सीन जो पाकिस्तान मंगवा रहा है वो डिज़र्विंग लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और इसके अंदर बिल्कुल जो कैटेगराइज, जैसे पूरी दुनिया में पॉपुलेशन को फेजेस में लग रहा है और प्रायोरिटाइज की जा रही हैं पॉपुलेशंस, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान में भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो इस वक्त कोविड वार्ड्स में और कोविड ICUs में डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और एक्सपोज्ड हैं। तो उसके लिए जिस तरह आपने अभी खुद बताया कि NCOC ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके ऊपर 3 लाख जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर हो गए हैं। तो सबसे पहले जब वैक्सीन आएगी तो इनको लगेगी और 65 प्लस की जो हमारी पॉपुलेशन है उनको प्रेफरेंशियल बेसिस पे लगेगी, क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस का। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला बाकी पॉपुलेशन। नौशीन हामिद साहिबा, जब तक पूरी कम्युनिटी को, पूरी आबादी को नहीं लगती, हम जो है 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो जब तक पूरी आबादी को नहीं लगती, कोई एक भी शख्स जो है वो इसमें रह जाता है
तब तक इस वायरस का जो है ओवरलुक तो नहीं किया जा सकता कि ये ख़त्म किया जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों को नहीं लग पाएगी, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? क्या उन्हें फोर्स किया जाएगा कि वो खुद से वैक्सीन खरीदें और लगवाएं? अगर वो ना लगवाएं तो उनकी वहाँ मौजूदगी जो है वो कितनी मुश्किल का बायस होगी, आपके सामने ही है। अभी पिछले दिनों वो जो चाइना के साथ फ्लाइट ऑपरेशन हमारा बंद हो गया, यानी हमारे जाने वाले लोग जो हैं उनके मस्बत केसेस आ गए। तो दुनिया इस तरह से अपने दरवाजे बंद नहीं कर देगी हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, अगर हम नहीं उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेंगे जो कि उनका होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये तकरीबन सारी दुनिया में और हमारे मुल्क में भी जो है वो 18+ की पॉपुलेशन को लगेगी। तो 18+ की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 100 मिलियन के करीब बनती है। सारी पॉपुलेशन को तो बच्चों को तो अभी फ़िलहाल जो है चूँकि इसकी सेफ्टी और इसकी एफिकेसी और बच्चों के ऊपर जो है इसके अभी इतना इसको मज़ीद स्टडी करने की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले तो ये कि 18 साल से अबव पॉपुलेशन हमारी तकरीबन 100 मिलियन है, तो ये आधी मतलब पॉपुलेशन जो है वो वैसे ही जो है जिसको हमने कवर करना है। और दूसरा, किसी भी वैक्सीन को इफ़ेक्टिव होने के लिए ये इंटरनेशनल डेटा है कि अगर 70% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो जाए तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो सेफ हो जाती है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये हम लोग इंशाल्लाह ताला ये बाय द एंड ऑफ 2021 काफ़ी बड़ी तादाद की पॉपुलेशन जो है वो हमारी कवर हो जाएगी। मगर इसमें एक चीज़ और भी होगी कि अभी आप कह रहे हैं मगर बहुत सी पॉपुलेशन जो है वो अभी उनको मेंटली हमें तैयार भी करना है पोलियो की तरह, इसके लिए भी रेजिस्टेंस आएगी। बहुत से लोग जो हैं वो अभी इसके लिए तैयार भी नहीं है लगवाने को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी और फ़र्क यही बात है जो आखिर में उन्होंने बात की, अभी तक हमें ज़बरदस्ती पोलियो के कतरे पिलवाने पड़ जाते हैं। तो ये वैक्सीन इसको अगर किसी पे छोड़ दिया जाएगा कि वो खुद से लगवा ले तो वो कैसे लगवाएगा? जब हम बात कर रहे हैं कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और बच्चों की फीस देने के बारे में वो सोच विचार में है, तो फिर वो वैक्सीन के लिए डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, ये सबके सामने इस सवाल का जवाब होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है हमजा कि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी को आप 2021 में भूल जाएं। वो तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर के वैक्सीन बन रही हैं, जो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं वैक्सीन, वो तक ये क्लेम कर रहे हैं कि 2021 में तो सारी आबादी को नहीं लग सकती, हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो सकती। सो ये साल जो है जिसका अभी ये पहला महीना गुजर रहा है, ये साल ऐसे ही गुजरने वाला है, इसलिए इसमें एहतियात के साथ जो है वो हम अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे काबिल फ़ख्र एजाज़ात होते हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तान के वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, वो जाकर अपनी सर्विसेज उस कम्युनिटी को, उस मुल्क को पेश करते हैं और वो उनको एक्नॉलेज किया जाता है, जब तो ये पूरे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र होता है। एक ऐसी ही पाकिस्तानी नजाद बरतानवी डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने दियार गैर में वतन का नाम रोशन किया है। डॉक्टर मोहम्मद तैयब हैदर जो है मेडिकल डायरेक्टर हैं NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के, और उसके साथ साथ इन्हें अभी क्वींस न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में शामिल किया गया है। और सेहत के शोबे में उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए उन्हें एक अहम जो अवार्ड है वो उनके हिस्से में आया है, जिसे कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं। ये बड़ी एजाज़ की बात है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। और फरा सबसे अहम चीज़ ये है कि कोविड-19 ये वो वबा है जो समझ ही नहीं आ रही थी, और उस दौरान डॉक्टर साहब ने मरीज़ों की दिन रात खिदमत की, और ख़ास तौर पर एसेक्स में मरीज़ों के लिए उनकी खिदमात को सराहा गया है। ये एजाज़ी लक़ब मुंतखब अफराद को उनके काम और खिदमात के शोबों में बरतानिया की खिदमत और मदद करने के एतराफ़ के तौर पर दिया जाता है। डॉक्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है वहाँ पर दिन रात मेहनत करके और मरीज़ों की खिदमत करके। इस बारे से बातचीत करेंगे डॉक्टर तैयब हैदर से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब। ये न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में आने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपके लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। इसके बारे में बताइएगा कि ये कैसे सिलेक्शन होती है, कैसे इंडक्शन होती है इस क्वींस लिस्ट में, एंड ये ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो आपको दिया गया है, ये एक्नॉलेज किया गया आपकी सर्विसेज को, कैसे आपने सर्विस दी, क्या 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 कुछ किया? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। एसेंशियली तो ये क्वींस के ऑनर्स, क्वीन एक तरह का सिविल अवार्ड है जो कि क्वीन साल में 2 दफ़ा अनाउंस करती है। एक दफ़ा वो जून में अपनी बर्थडे पे, और
फिर न्यू ईयर पे। तो इसकी नॉमिनेशन बेसिकली पब्लिक की तरफ से या गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से होती है। तो मेरी भी इसमें नॉमिनेशन हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट की अपनी कमेटीज़ हैं, वो इसकी एवेलुएशन करती हैं एप्लीकेशंस की, अपनी तहकीक करती हैं और उसके बाद वो कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन भेजती हैं और वहाँ से अप्रूव होके फिर वो क्वीन तक जाती है। तो एसेंशियली ये अवार्ड्स पब्लिक सर्विस के लिए की रिकग्निशन के लिए हैं और इसमें सोसाइटी के मुख्तलिफ लोग जिसमें साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, स्पोर्ट्समैन, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के सिविल अवार्ड्स हैं उसी तर्ज पे ये अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जब ये बात हम तक पहुँची हम तो बहुत खुश हुए। जब ये खबर आप तक पहुँची कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो आप कितने खुश हुए? और कोरोना के दौरान जो आपकी खिदमात थी उनके एतराफ़ में अवार्ड मिल जाना, ये आपके लिए कितनी तस्कीन की खबर थी? बिल्कुल जी, नेचुरली ये बड़ी खुशी की बात थी और साथ बड़ी सेटिस्फाइंग एलिमेंट था। और यानी कि बेसिकली जो मैंने काम किया या मेरी जो टीम ने काम किया उसके लिए उसकी एक तरह से रिकग्निशन थी। तो जहाँ पे मैं खुश था, मेरी टीम भी बहुत खुश थी और एसेंशियली एक तरह की जो हमने पिछले कई महीनों से काम किया उसकी एक रिकग्निशन थी। और रिकग्निशन मिलना नेचुरली एक ऐसी चीज़ है जो कि जिससे आदमी को कॉन्फिडेंस भी मिलता है और उसके लिए खुशी की बात होती है। नो डाउट आई विश कि हमारी जो सिविल अवार्ड्स की लिस्ट है उस पर भी इस तरह की सर्विसेज जो है उन्हें एक्नॉलेज किया जाए। डॉक्टर साहब, इट रियली इज़ एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या सूरत हाल है? इतनी पेंडेमिक में आपने सर्व किया, आपको खौफ और ख़तरा नहीं, खदशा महसूस होता था? दूसरा, बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में जो है टेली मेडिसिन के ऊपर वो फिजिकली पेशेंट्स को देखने के लिए तैयार नहीं है। क्या यूके में भी ये सूरत हाल है कि टेली मेडिसिन के ज़रिए से ही देखा जा रहा है? और आपको अगर डर नहीं लग रहा था तो जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए उन्हें क्या मशवरा देंगे? देखिए, पैंडेमिक में कोरोना वायरस एक उसमें कोई शक नहीं कि लीथल वायरस है, लेकिन जब मरीज़ आपके पास आते हैं हॉस्पिटल्स में तो वो बहुत बुरी हालत में बाज़-औक़ात आते हैं, उनको सांस की शदीद तकलीफ़ होती है और उस सिचुएशन में उनकी देखभाल सिर्फ उनको डायरेक्ट देखने से ही की जा सकती है। तो डर वाली बात तो नहीं थी, यानी कि ये एक ऐसा काम है जो कि डॉक्टर्स को करना ही है, ना सिर्फ डॉक्टर्स को बल्कि पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस को। तो इसमें आई थिंक दिस वाज एक तरह से जिस तरह कह लें कि ये तो एक दिस वाज द राइट थिंग टू डू वाली बात है। जहाँ तक टेलीमेडिसिन की आपने बात की तो ठीक है, टेलीमेडिसिन का यूके में भी रोल है और टेलीमेडिसिन लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली इलेक्टिव केयर के लिए, यानी कि जो लोग स्टेबल होते हैं उनको देखा जा सकता है। लेकिन अगर बंदा मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो और एक्यूट इमरजेंसी में हो तो नेचुरली उनको तो फिर डायरेक्टली देखना चाहिए। तो मेरा मैसेज तो लोगों को यही होगा कि वो बिल्कुल हिम्मत करें और यानी हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर्स नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, कोरोना की पहली लहर, फिर दूसरी लहर और अब तीसरी लहर की बातें हैं, तो बरतानिया ने, NHS ने किस तरीके से जो है एक पॉलिसी बनाई और किस तरीके से ये वाली जो स्ट्रेन है इसके साथ नबर्द आजमा हो रहा है? आप पाकिस्तानी डॉक्टर्स को और पाकिस्तान को क्या मशवरा देंगे? देखें, पहली सर्च तो वो तो बहुत अचानक आई थी। तो पिछले कई महीनों से समर के दौरान सारी एम्फेसिस प्लानिंग पे था कि किस तरह जो दूसरी और तीसरी सर्च है, स्पेशली क्योंकि वो विंटर मंथ्स में थी, उसको किस तरह उससे निपटना है। इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था कि क्रिटिकल केयर की कैपेसिटी, ऑक्सीजन डिलीवरी की कैपेसिटी की जाए। इस दौरान में कोरोना की ट्रीटमेंट में भी काफ़ी चेंजेस आई, नई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हुई, तो उस पर काफ़ी एम्फेसिस था। फिर जो कोरोना की जो प्रेजेंट लहर है इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा जोर है और ये जो लहर है ये बेसिकली नवंबर के एंड पे शुरू हुई थी, फिर दिसंबर के तीसरे हफ्ते में ये बड़ी रैपिडली फिर लोगों की तादाद में इजाफा हुआ। जो नई स्ट्रेन कोरोना वायरस की है वो ज़्यादा इन्फेक्टिव भी है, लोगों से बहुत जल्दी एक दूसरे को लगती है और जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इसने रिलेटिवली यंग लोगों को भी
काफ़ी इफेक्ट किया। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा फिर यंग लोगों को भी इन्फेक्ट होते हुए सेकेंड वेव में ज़्यादा, और इसी वजह से स्कूल्स वगैरह जो हैं वो भी बंद किए गए हैं। तो जो न्यू स्ट्रेन है इसके ऊपर वैक्सीन्स भी आपके ख्याल में लगाई जा रही हैं, चूँकि यूके में तो वैक्सीन भी असर करती दिखाई देती है, न्यू स्ट्रेन के ख़िलाफ़ वैक्सीन्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो न्यू स्ट्रेन है यहाँ पे बेसिकली दुनिया में इस वक्त 3 नई स्ट्रेन्स हैं जी। एक केंट स्ट्रेन है जो कि यूके की स्ट्रेन है, क्योंकि केंट एक काउंटी है, वहाँ पे ये डिस्कवर हुई थी नवंबर में। इसके अलावा एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है और फिर एक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन मोर रिसेंटली आई है। तो जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो जनरल फीलिंग और ओपिनियन तो यही है कि ये वैक्सीन जो है ये न्यू स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्टिव होंगी, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेन्स अभी नहीं हैं, इन पे वैक्सीन्स के ट्रायल्स नहीं हुए, तो हतमी तौर पर ये बात नहीं कही जा सकती। लेकिन साइंटिस्ट का जनरल जो कंसेंसस है वो यही है कि कोई वजह नहीं कि ये वैक्सीन इन न्यू स्ट्रेन्स के खिलाफ इफेक्टिव ना हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का अमल जारी है, आप इस अमल का हिस्सा भी हैं। हमें ये बताएं कि क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक आपने देखे हैं? वैक्सीन लगाई जा रही हैं, किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है बरतानिया में? वैक्सीन बरतानिया में तकरीबन 1 महीना हो गया है लगते हुए, और 3.5 मिलियन लोगों को, यानी कि तकरीबन 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और ज़्यादातर जो वैक्सीन अभी तक लगी है वो बूढ़े लोगों को, ख़ासकर 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगी है। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो माइल्ड हैं काफ़ी, यानी कि उसमें थोड़ा सा 1 आध दिन के लिए बुखार होता है, मसल पेन्स, हेडेक के किस्म के सिम्टम्स होते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल खुद लग चुकी है और यही सिम्टम होते हैं जो कि 1 आध दिन में ठीक हो जाते हैं। लोगों के कंसर्न्स बिल्कुल हैं वैक्सीन के बारे में और थे भी, लेकिन अब तो दुनिया में बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने कहा यूके में सिर्फ 35 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है और कोई इतनी इसमें कोई कंसर्न्स अभी तक सामने नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका जो है वो मंगवा रहे हैं, तो इस वैक्सीन को आपने इस्तेमाल किया एंड हाउ यू फाउंड इट अगेंस्ट द वायरस? हाँ, ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बेसिकली इसको ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी कहते हैं, और यूके में इसके ट्रायल्स हुए हैं और इसकी रिसर्च सबसे ज़्यादा यूके में हुई है। तो यूके में ये वैक्सीन भी पिछले तकरीबन 10 दिन से लगना शुरू हो गई है और ये बड़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। इसके यानी कि रिजल्ट्स जो थे वो अप टू 90% इसकी इफ़ेक्टिवनेस थी। और इसकी एक ख़ास जो इसका एक पॉइंट है वो ये है कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे फ्रिजेस में रख के इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। When you say डॉक्टर साहब 90%, that means कि स्टिल 10% चांसेस ये होते हैं कि ये वैक्सीन लगने के बावजूद गैर मौसर हो और फिर भी आप वायरस जो है वो कैच कर सकें। ये बात तो सही है, लेकिन जहाँ तक वैक्सीन्स की इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है उसमें 90% एक बहुत बड़ा फिगर होता है। आमतौर पर वैक्सीन अगर 60-70% तक इफेक्टिव हो तो उसको एक कामयाब वैक्सीन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो यही है कि अगर आपको वैक्सीन लग भी जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बुनियादी हिफाजती तदाबीर हैं उनको छोड़ दें। और यही मैसेज हम यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं कि आपको वैक्सीन अगर लग भी जाए तो उसके बावजूद आपने जो कोरोना से बचने की हिफाजती तदाबीर है उन पे कायम रहना है, क्योंकि अभी कोरोना की जो स्प्रेड है कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा है। वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है वो यही है कि वो आपको सीरियस बीमारी से और डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन में उसको रोकती है, लेकिन इसके बावजूद वो जो डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन है उसके लिए आपको जो बुनियादी हिफाजती इक़दाम हैं उन पर भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब हैदर, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगैन। आपने जिस तरह से क्वींस न्यू ईयर ऑनर लिस्ट जो है उसमें आपकी इंडक्शन हुई है, उसके लिए हम सब आपको मुबारकबाद देते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं लाहौर की, और लाहौर की हम बात करने जा रहे हैं। कचरे के हवाले से हुकूमत ने दावा किया था, लेकिन वो दावा जो है अभी सिर्फ दावा ही है। सफाई कंपनी की जानिब से दी गई 15 जनवरी की डेडलाइन अब गुजर गई है, लेकिन
शहर में आपको कूड़ा करकट नज़र आ रहा है अगर आप लाहौर की सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं तो? बिल्कुल सही। बहुत सारे इलाके, आप अगर लाहौर से वाकिफ़ हैं तो मतलब जितने इलाके आप सोच सकते हैं, गिन सकते हैं, उन सबको अपने उसमें शामिल कर लीजिए। हर जगह आपको कूड़े के ढेर जो है वो दिखाई देंगे। और बदकिस्मती की बात यह है कि दुनिया चांद पे पहुंच रही है, लोग मरीख को तस्खीर करने की बातें कर रहे हैं। हमारे पास अभी कूड़ा उठाने वाली मशीनरी मौजूद नहीं है। हम आज तक कोई जो पुराना निज़ाम है कि जी हम कुछ ऐसे लोग आउटसोर्स कर लेते हैं, कम्युनिटी से रखेंगे, वो आएंगे, वो कूड़ा उठाएंगे, वो कूड़ा कहाँ लेकर जाएंगे, उस कूड़े को कैसे डंप किया जाएगा, उसमें मौजूद शॉपिंग बैग या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नुकसान दें, उनको कैसे तल्फ किया जाएगा। हमारे पास इस बारे में ना तो कोई सिस्टम मौजूद है, ना सोचो विचार की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो ताफुन का शिकार हैं, अजियत का शिकार हैं। इससे बहुत सारी वबाएं, बहुत सारी बीमारियां फूट सकती हैं, फूटती भी हैं। इनके साथ जो घर होते हैं, लोग गुजर रहे होते हैं, सो किसी को इसका एहसास भी नहीं होता। हमजा, जो एक बड़ी बात है कि अब पूरी की पूरी आबादी जो तो शहरों में मुंतकिल हो रही है, और शहर जो है वो इतने कंजेस्टेड हो रहे हैं, और ये मसाइल जो है तकरीबन हर शहर के हैं, जिसका लाहौर इस वक्त जो है वो कराची के बाद लाहौर जो है वो अब अपना नंबर सबसे गंदा शहर। और लाहौर की बात इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि लाहौर में ऐसा होता नहीं है, इसलिए जो है वो ज़्यादा लाहौरियों को ये बुरा लग रहा है। इस पे बात कर लेते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 15 जनवरी तक जो है ऑपरेशन क्लीन अप था, डेडलाइन थी, क्या वजह बनी कि लाहौर के शाहराहों से अभी तक जो है कूड़ा नहीं उठाया जा सका मुकम्मल तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो बैकग्राउंड स्टोरी, बिकॉज आपके साथ भी मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ, उस पर मैं बाद में आती हूँ। अभी की हम ताज़ा जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो सारा सिचुएशन थी, जिस वजह से कोई 25,000 टन का जो बैकलॉग था वो एक्यूमुलेट हो गया। वो भी आपको पता है बैकग्राउंड उसकी क्या थी कि कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने में भी 20 दिन बाकी थे, और जो टर्किश कंपनी थी उन्होंने काम खत्म कर दिया। क्योंकि यौमिया जो लाहौर का जो वेस्ट है वो कोई 5,000 टन है, तो वो जब जमा होता रहा, साथ जितनी व्हीकल्स थी LWMC के पास, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो उठाते रहे, लेकिन वो पूरा जब कचरा नहीं उठाया जा रहा था, ये जो बैकलॉग था 25,000 टन का, ये जमा हुआ। अब जो अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो 25,000 टन है ये हम उठा चुके हैं। अब हम चले गए हुए जो रेगुलर रूटीन 5,000 टन को उठाने की जो सर्विस है, प्लस ओवरऑल जहाँ पे कचरा जमा रहने की वजह से वो जो एक गंद और एक अजीब सी जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके ऊपर एक मैसिव क्लीन अप सर्विस का आगाज किया हमने। सीएम साहब ने, आपको पता ही है कि इसके ऊपर खुद बरहमी का इजहार किया, क्योंकि जब ये वाकया या हादसा मैं तो कहूँगी हुआ, उस वक्त वो चूँकि क्वारंटाइन में थे बिकॉज ऑफ ही वाज कोविड पॉजिटिव। और वापस आते साथ ही जो सबसे पहले जो चीज़ है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौर और हम लोग बिल्कुल यूज टू नहीं है कचरा देखने के, और इस तरह की ये जो सिचुएशन जिसका आवाम का सामना हुआ। लेकिन अब उसमें हमने 2-3 स्टेप्स उठाए हैं, जो कि मैं आपके तवज्जुह से आपके चैनल में शहरियों को उससे आगाह करना चाहूँगी कि अभी हम चले गए हुए जो रूटीन की क्लीन अप सर्विसेज है, एक्टिविटीज वो स्टार्ट कर दी है, और इसको हम जो LWMC और गवर्नमेंट पंजाब खुद भी कर रही है, हम किसी कंपनी के थ्रू अभी फिलहाल नहीं कर रहे। अच्छा, इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट आप प्लीज ये हेल्पलाइन नोट करें 1139, ये 24/7 अवेलेबल है। अभी भी जहाँ पे इक्का दुक्का जो शिकायत हमें मौसूल हो रही है, इस वजह से हमने ये हेल्पलाइन तश्कील दी, और अब ये चलती रहेगी। उसके अलावा हमने कौन सा मैकेनिज्म बनाया है वो भी मैं अर्ज करती हूँ, तो दोबारा नोट कर लें 1139 के ऊपर, जहाँ भी आपको ये शिकायत मौसूल हो कि जहाँ से कचरा उठाया जाता था नहीं उठाया गया या अभी कहीं पड़ा है, तो वो हमें इस हेल्पलाइन के थ्रू आगाह कर सकते हैं अपना वो एड्रेस बता के। दूसरा हमने ये किया है, सीएम साहब इस चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हमने जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं लाहौर के, उनका हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर आगे हमने अपनी यूसी लेवल के ग्रुप्स बना के, हमें आती है जो फीडबैक अपने अपने हलकों से, वो हम आगे उसमें फेंकते हैं, और फिर उसके ऊपर विद इन नो टाइम एक्शन लिया जा रहा है। इसी वजह से हमने 25,000 टन का जो बैकलॉग था बहुत बड़ा था, जिसको उठाया गया है। अब चूंकि जहाँ पे देखें, जहाँ पे 10-10 दिन कचरा हमारा, वहाँ पे एक वैसे कचरा उठाया भी गया है, तो थोड़ी सी वो स्मेल के मुसर्रत साहिबा ये कर रहे हैं, सारे तमाम रोड को हम वॉशिंग करेंगे, हम पूरी लाहौर को क्लीन अप सर्विस दे
देंगे जो वो जी deserve ठीक है, करते ठीक हैं। है, ये फायर और फाइटिंग चल रही है, के लिए हर शोबे में गवर्नमेंट जो है वो फायर फाइटिंग करती है, हमें दिखाई देती है। अभी मसला मौजूद है, ठीक है, आप उसको अभी के लेवल पे डील कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई वेस्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? पूरी दुनिया में हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये खास कम्युनिटी जो है वो कूड़ा उठाएगी, वहाँ पर आपको फाइन लगते हैं इस चीज़ के। आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, हर घर के सामने कूड़ा मौजूद है, अगर वहाँ गंद है तो उस घर वाले से सवाल किया जाता है, और अगर वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट यानी शॉपिंग बैग वगैरह फेंक रहे हैं तो और गलत मिक्स कर रहे हैं, रिसाइकलिंग यूनिट्स गवर्नमेंट लगाती है, कूड़े को रिसाइकिल और प्रोसेस किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें कब गवर्नमेंट जो है इस बारे में बात करेगी, पॉलिसी बनाएगी? जी फराब, अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और फिर मैं आपको अपनी पॉलिसी भी बताती हूँ कि ये बड़ी दिक्कत क्यों हुई। जो लाहौर के अवाम को तकरीबन 20 से 25 दिनों का ये जो अजाब झेलना पड़ा, उसकी बैकग्राउंड ये है कि जिन कंपनीज को ये दिया हुआ था फरा, ये बहुत ओवर प्राइसिंग पे ठेका दिया हुआ था, जिसमें वो बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे थे। उसके ऊपर एक ट्रांजिट ऑडिट हुआ है और हम इसके इन्वेस्टिगेशन में भी जा रहे हैं कि जो चूना लगा पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे का, और फिर एंड पे हमें ये अजाब झेलना पड़ा। अब हम जिस मैकेनिज्म पे जा रहे हैं गवर्नमेंट पंजाब, हम सालाना 4 अरब रुपया बचाएंगे। ये जो ये जो इन कंपनियों को पैसे दिए जा रहे थे, अगर हम बात करें इन कंपनी को ठेका दिया गया था 2001 में लाहौर की सफाई का टोटल बजट 72 करोड़ था। उसके बाद 2009 में ये 150 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन जब नून लीग ने 2010 में इन टर्किश कंपनी को ठेके दिए तो वुड यू बिलीव ऑन मी कि ये जो 1 अरब में होना था काम, ये 2010 में इन्होंने 7 अरब तक पहुंचाया। और अभी जिस वक्त हम बात करें 2018 तक ये बजट 18 अरब तक जा पहुंचा, बिकॉज इसमें जो इनकी डील हुई थी, इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हर साल इसमें कुछ इंक्रीज भी लगा, और कुछ जो बिलीव ऑन मी कि 70% इसकी जो पेमेंट है डॉलर में दी जाती है, 30% आपकी जो लोकल करेंसी है पाक रुपी उसमें। तो ये सारी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी हमने एक मैसिव किस्म की हमने इन्वेस्टिगेशन की, और ये जो सारा फ्रॉड किया गया इसका फोरेंसिक रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुसर्रत जमशेद साहिबा हमारे साथ रही। लेकिन दुआ यही है कि पीछे के मामलात को दुरुस्त करने के साथ साथ आगे के मामलात में भी एक दुरुस्त पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके, ताकि मामलात जो है वो दुरुस्त सम्त में जा सके। हमजा, लेकिन अभी जब मैं मुसर्रत साहिबा को ये कह रही थी ना, तो मुझे ख्याल आ रहा था, मैं अपने घर की छत पे खड़ी थी सुबह के वक्त ना, और मैंने देखा कि नेबर्स जो है उन्होंने बड़ा अपना सामने से लॉन साफ़ किया और ला के कूड़ा जो है एन मेरे घर के सामने, और मैं देख रही हूँ उन्हें आराम से, और मैंने ऊपर से उन्हें आवाज़ दी और मैंने कहा अच्छा, वैसे मैं यही पूछने वाला था कि आप खामोशी से देखने वाली हैं नहीं, वैसे है नहीं ना। तो मैंने कहा कि यहाँ पे रखने की कोई वजह, तो कहते हैं वो जमादार से कहेंगे ना, कूड़े वाले से कहेंगे वो उठा ले। तो मैंने कहा आपके घर के सामने नहीं आता कूड़े वाला। तो हमारी सिविक सेंस तो ये है कि हम अपने घर का कूड़ा जो है वो भी दूसरे के सामने रख के समझते हैं हमने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे। तो हुकूमत के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है और हमारी ही अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर इस वक्त ये मसला चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि डेडलाइन तो ख़त्म हो गई, लेकिन 8-10 दिन मज़ीद हम देख लेंगे कि क्या मामला बनता है और इस पर फिर से बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान से जो कचरे का निज़ाम है कम अज़ कम ये दुरुस्त हो जाए। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी भी है बिल्कुल हमजा, जो हमने कूड़े के ढेर हर जगह लगाए होते हैं उसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, फिर एक और बात करते हैं जो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है, वो है महंगाई। मार गई है सारों को। हुकूमत ने महीने में 2 बार पेट्रोल बम गिराकर आवाम की कमर तोड़ दी, और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मुल्क भर में महंगाई का एक नया तूफान आ गया, हर बंदा परेशान। वैसे ये जो जीनियस आइडिया है ना कि एक दफ़ा 7 रुपये ना बढ़ाए जाएं, 2 दफ़ा 3-3 रुपए करके बढ़ा दिए जाएं, वो फिर भी एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ जो है वो 7 रुपये ही हिट होते हैं, 6 रुपये ही हिट होते हैं। तो वो जो आवाम के ऊपर फ़र्क पड़ता है ना, वो फिर उसी हिसाब से। यहाँ से मुझे याद आई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, क्या हुआ कि 12 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, लेट्स सपोज के जी के, और फिर
क्या हुआ जी कि नहीं, जरदारी साहब ने जो है नोटिस लिया और 3 रुपए कम कर दिए हैं। तो वो खबर ये होती थी कि जी कि उन्होंने जो है बड़ी दरिया दिली दिखाते हुए 3 रुपए, भाई 9 रुपए तो फिर भी ज्यादा है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, हमें पता चलता है ओगरा ने समझी जो 12 रुपए की भिजवा दी है, फिर आता है नहीं वजीर आजम जो है उन्होंने उसमें कमी करके उसको 4 रुपए पे कर दिया। तो वो समझ नहीं आ रही होती कि इस पे अब अफसोस किया जाए कि शुक्र किया जाए। लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो उसके साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है। हर एक के पास ही रिवाज आ जाता है, जी आपको नहीं पता पेट्रोल कितना महंगा हो गया। आप किसी से सब्जी लेने जाएं तो वो भी आपको ये बता रहा होता है, जी आपको नहीं पता पेट्रोल महंगा हो गया। सो ये बजट जो है हर एक इंसान का महीने में 2 दफ़ा डिस्टर्ब होता है, जो कि पहले महीने में 1 दफ़ा होता था। बिल्कुल ऐसे ही। और हुकूमत ने आंखें बंद कर रखी हैं। कराची में आटा, चावल, दालों, सब्जी और दूध की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बचत बाजार भी बराए नाम रह गए और यहाँ भी अगर कीमतों की बात की जाए तो शहरियों की पहुंच से दूर है। बिल्कुल सही सवाल से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। सर फरमाइएगा, जैसे एक खातून होने के वाले मुझे पता है कि महीने में शौहर या घर के कोई भी सरपरस्त जो है वो एक बजट दिया करते हैं और कहते हैं इसमें पूरा महीना गुजारा करना है। सर अब ये महीने का तो चक्कर नहीं रह गया, बीच में जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं 15 दिन के बाद, तो वो खातून के पास तो पैसे वही होते हैं। हर घर की यही मुसीबत बनी हुई है, हर घर की यही कहानी बनी हुई है कि चीज़ें जो है वो हर चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल के बढ़ने से। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मेरा कम्प्लीमेंट है कि वो दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे पाकिस्तान में मौजूद इकोनॉमिस्ट या दुनिया के इकोनॉमिस्ट उनसे बहुत बेहतर हैं और ये बड़े बेहतर तरीके से अपने घर का बजट मैनेज करती हैं। आपने महंगाई का जिक्र किया, देखिए इसकी बुनियादी वजह ये होती है, एक तो इंटरेस्ट रेट हाई होना और दूसरा जो है एनर्जी की कॉस्ट, जिसमें आपका गैस की कॉस्ट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ जाती है और फिर आपका पेट्रोलियम कॉस्ट। अब सबसे बड़ा जो है अफेक्ट करता है वो ये होता है कि डीजल की जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी हर खाने पीने की चीज़ के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ हो रहा है और वो आपके रूरल एरियाज़ में जो जहाँ पर आपके देहातों में इसकी कल्टीवेशन हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है या ट्रॉली चल रही है या वहाँ पर कुआँ चल रहा है और उसका वो ट्यूबवेल चल रहा है, तो वो सब में डीजल यूज़ होता है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि जब भी पेट्रोलियम प्राइसेस की एक जो पॉलिसी, एक तो इसको भी रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखें कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि वो डेली बेसिस पे प्राइस को चेंज करते हैं उनके करेंसी के रेट से और इंटरनेशनल मार्केट से, तो उसका बहुत नॉमिनल फ़र्क होता है जो आम तौर पे जो कंज्यूमर को पास होता है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें हर 15 दिन के बाद जो है आप प्राइसेस को बढ़ाते हो और उससे ज़्यादा एक बड़ा फ़र्क महसूस होता है और डायरेक्ट फिर आपको वो हिट करता है आपकी कॉस्ट के ऊपर, आपके कंज्यूमर पे, आपके इन्फ्लेशन पे। तो हुकूमत को इस पॉलिसी को भी चेंज करना चाहिए और साथ ही जो है स्टेट बैंक का बहुत बड़ा बुनियादी रोल है महंगाई को कम करने या ज़्यादा करने में, और उसको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आके आप इंटरेस्ट रेट को मजीद कम करना चाहिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट 13.25% था तो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कम करवाया और 7% पे लेके आए, तो उसमें आपने देखा कि डिस्पाइट इसके कि कोविड-19 चल रहा है लेकिन इकॉनमी ने काफ़ी रिबाउंड किया और चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई और लोगों को जो ले ऑफ हो रहे थे, जो बेरोजगार हो रहे थे, उनको वापस जॉब मिलना शुरू हुई और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर उनको जॉब्स मिली हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि पहले जो बेसिक इंग्रेडिएंट है महंगाई का उसको कंट्रोल करे, कि इंटरेस्ट रेट कम करे और जो कॉस्ट जब आप पेट्रोलियम की बढ़ाओ तो उसमें डीजल ना बढ़ाओ, आप पेट्रोल बढ़ा सकते हो। पेट्रोल का अंदर ये कि आपका जो रिच क्लास को अफेक्ट करता है, लेकिन डीजल तो डायरेक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रकों का किराया, ये सब बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। शमसुल इस्लाम साहब ये बताइएगा, हुकूमत ने खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब ने हमें एक फार्मूला दे दिया था महंगाई को कंट्रोल करने का, वो टाइगर फोर्स थी। आपको लगता है कि उस वक्त इस फार्मूले को बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो है तनकीद हुई, लेकिन हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया जा रहा था। आपको टाइगर फोर्स कहीं पर नज़र आ रही है? देखें जी, जिसका बेबी हो उसको प्यारा होता है और प्राइम मिनिस्टर साहब तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे इस तरीके की फोर्स बना के या गवर्नमेंट के अदारों के ज़रिए जो है उनको ग्राउंड पे लाकर आपकी जो है वो कीमतों को कम किया जाए, बल्कि वो पॉलिसी को बेहतर करते हैं ताकि डिमांड एंड सप्लाई बेहतर हो और आपका होर्डिंग को डिस्करेज किया जाता है थ्रू पॉलिसी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होर्डिंग काफ़ी होती है। अगर आप देखोगे चावल की, खाने पीने की चीज़ों की और वीट की, इन सब में होर्डिंग हो रही है और शुगर की होर्डिंग हो रही है। इस वक्त आपको देखा कि अगर आप फूड आइटम्स में देखते हो तो सबसे महंगा जो है आपको आटा, आपको चावल, आपको चीनी, आपको जो है ऑयल खाने का, देसी घी या डालडा घी, ये सब महंगे हो चुके हैं। तो इन सबको बेहतर करने के लिए पॉलिसी को लाना होगा। आपकी कोई फोर्स, टाइगर फोर्स हो या एलिफेंट फोर्स हो, कोई कामयाब नहीं हो सकती।
बिल्कुल सही बताइएगा। जब बात की जाए हुकूमत से तो वो इशारिये गिनवाते हैं, वो बताते हैं कि हमारा तो करंट अकाउंट सरप्लस भी हो गया है, हमारे पास तो देखें ये हमारी मुआशी नमू भी बेहतर होने जा रही है, ये देखिए हमने तो यहाँ पर भी बेहतरी हो गई है। लेकिन जब बात की जाती है महंगाई की तो हम देखते हैं कि हमारी पाकिस्तान में महंगाई जो है पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अशाए ज़रूरिया जो है आम, जैसे आपने कहा आटा दाल चावल, ये घी, ये वो तमाम चीज़ें जो हर एक इंसान को चाहिए, यही महंगी है। अब इस मसले का क्या हल है? कि आपको इसका कोई हल दिखाई देता है कि गरीब आदमी कुछ खा पी सके, कुछ अपनी ज़िंदगी का और घर का निज़ाम चला सके? देखिए, हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो लोगों को साथ लेके चलें। जब मुल्क तरक्की करते हैं या इशारिये बेहतर होते हैं तो आपके जो मासेस हैं, जो आपकी आवाम है, उनकी इनकम भी बेहतर होनी चाहिए। अगर उनको आप क्रश करते रहोगे महंगाई से तो फिर वो आप कंट्री की प्रॉस्पेरिटी कहीं नज़र नहीं आती। क्योंकि दुनिया में जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उन सब ने अपने लोगों की पहले तरक्की कराई है। चाइना ने तरक्की की है तो वहाँ पर लोगों की तरक्की हुई है, वहाँ मिडिल इनकम के लोगों की जो है तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसी तरह से और दुनिया के ममालिक हैं। जब आप लोगों को साथ लेके चलोगे, उनकी आमदनी बढ़ाओगे तो फिर वो महंगाई को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो हुकूमत के इशारिये बेहतर होंगे तो वो उससे रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। अभी हमारे यहाँ ये है कि आप ट्रेड डेफिसिट की बात कर लेते हैं तो अब तो वो बढ़ रहा है, आपने करंट अकाउंट सरप्लस वगैरह, उससे फ़ायदा आम लोगों को नहीं पहुँचता। ये आपने इंपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करके उन पे एडिशनल ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के उनको इंपोर्ट्स को कम किया, लेकिन उसका एडवर्स इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके वजह से बहुत सारी चीज़ों की कीमतें यहाँ पे लोकल मार्केट में महंगी हो गई और पाकिस्तान में वो जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी और यहाँ लोकल पैदा नहीं होती वो तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपका जो पाइनएप्पल है वो आपकी बेकरी में, आइसक्रीम में, आप फालूदा खाते हो, हर जगह वो पाइनएप्पल डलता है, लेकिन उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी है कि आज उसकी लीगल इंपोर्ट जो है वो वाइबल नहीं है और आप आवाम को जो वो डब्बा जो मिलता था सस्ता वो महंगा मिल रहा है और साथ ही वो स्मगल होके आ रहा है। तो हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे स्मगलिंग रुके और जो है आपकी लीगल इंपोर्ट हो ताकि महंगाई कम हो और लोगों को उसका बेनिफिट पहुंच सके। बिल्कुल ठीक है। शमसुल इस्लाम साहब, जिस तरह से आशारियों की बात फ़र्क कर रही थी वो आप हमें बता दीजिएगा। हुकूमत के नज़दीक सब कुछ बहुत अच्छा है, अपोजिशन के नज़दीक सब कुछ बहुत बुरा है, तो अवाम आप जैसे एक्सपर्ट्स को देख रहे होते हैं, तो आप बताएं आने वाले दिनों में मौजूदा पॉलिसीज़ को देखते हुए हुकूमत कोई रिलीफ दे रही है आवाम को या कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ने जा रही है? देखिए जी, पाकिस्तान में अगर आप रिलीफ की बात करें तो माजी की हुकूमतों से आज तक किसी हुकूमत ने भी आवाम को कोई खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं दिया जिससे आपके ऊपर जो है उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो कम हो सके। हमारे यहाँ क्या है कि आपका तमाम जो है बोझ जो है वो आवाम पे डाला जाता है। गवर्नमेंट के पास इनकम बढ़ाने के लिए दो बड़े ज़राए होते हैं, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ा दो या पेट्रोलियम प्राइसेस की कॉस्ट बढ़ा दो, इससे बहुत बड़ा उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही आपकी जो है आम आवाम पिसती है। तो हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ लानी होंगी जिससे आपका जो है रोज़गार क्रिएट हो। अभी आपकी जो गैस की शॉर्टेजेस चल रही है पूरे पाकिस्तान में, अब सिंध में जो है आर्टिकल 158 के तहत सिंध का पहला राइट है, सिंध में सबसे ज़्यादा गैस पैदा होती है, लेकिन सिंध के इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही। जब आपको गैस नहीं मिलेगी, बिजली महंगी की जा रही है, वो महंगी होगी, तो फिर उससे बनने वाला आटा जो है, आपका जो है ऑयल है, आपकी चीनी है, ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं। तो हुकूमत को चाहिए इंटीग्रेटेड पॉलिसी करे और आपको जब आप फायर फाइटिंग वाली पॉलिसी यूज़ करते हो तो फिर उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और हुकूमत के लिए ये महंगाई जो है ये एक बहुत बड़ा वो एक बदनामी के लिए बायस बन रहा है कि बात करना लग गए कि जी आपने हमसे छीन लिया। बहुत शुक्रिया। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ थे, महंगाई का बारे में हालात बता रहे थे। हमजा, मुझे वो याद आ गई, एक पंजाबी में ही कहा जाता है ना कि पेट ना पहियां रोटियां तो सभी गल्लां खोटियां, यानी पेट में अगर रोटी ना हो तो कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल। सो इशारिये जितने मर्जी अच्छे हों, अगर एशियाई ज़रूरिया जो है वो नहीं आवाम को दस्तयाब होंगी और वहाँ पर उन्हें मुश्किल का और महंगाई का सामना होगा तो हुकूमत जितना मर्जी दावा करते रहे कि तरक्की और खुशहाली का सफ़र का आगाज़ हो गया है, वो आवाम को दिखाई नहीं देगा। आवाम को दिखाई नहीं देता, आवाम को वो दिखाई देता है जो उनको सामने और घर में नज़र आ रहा होता है कि उनके पास ये चीज़ मौजूद है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आवाम को कुछ इस साल रिलीफ मिलेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक अहम पेशरफ्त हुई है कराची के मसले के ऊपर, जहां पर के जिसे ने एक तात्तुल का शिकार दिखाई दे रही थी, खामोशी सी थी, खामोशी, एक तात्तुल था, एक पूरी एहतजाज आ रहा था सामने हर एक शख्स के तरफ से जो कि कराची से ताल्लुक रखता है मरदमशुमारी के ऊपर। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है कि बहादुराबाद में PTI और MQM पाकिस्तान के वफूद के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात में मरदमशुमारी दोबारा कराने पर इत्तफाक राय हो गया है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। वैसे MQM के मरकज़ बहादुराबाद में वफाकी वज़ीर असद उमर की क़यादत में वफ़द ने MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मुलाकात की है और उन्होंने ये कहा कि मरदमशुमारी 6-7 साल की ताख़ीर से हुई। हमारा मुतालबा ही सिर्फ ये है कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही करवाए जाएँ ताकि वोट्स भी ठीक पड़ रहे हैं और हलकों का जो तयन हो रहा हो वो भी दुरुस्त हो रहा हो, क्योंकि उनका मतलब जो तमाम जमातें जो वहाँ पर इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर नंबर सही गिने जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है सही सीट्स एलोकेट होंगी और मसाइल जो है उनका हल भी मुमकिन होगा। इस मौके पर वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि मरदमशुमारी गुज़श्ता हुकूमत ने करवाई थी, इस सिलसिले में चारों सूबों से शिकायत मिली थी। मरदमशुमारी में कराची की आबादी से मुतालिक लोगों के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, माजी में जो कुछ भी गलत हुआ उसे हम ठीक करना चाहते हैं। और अब जो तकनीकी टीम है मरदमशुमारी से मुतालिक काम कर रही है, अमीनुल हक साहब की सरबराही में मरदमशुमारी से मुतालिक जो कमेटी बनाई गई है, जैसे ही सिफारिशात मुकम्मल होंगी काबीना में जल्द मरदमशुमारी दोबारा कराने की सिफारिश की जाएगी। तो इस बारे से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर MQM पान अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। आप बतौर सरबराह कमेटी बराए मरदमशुमारी कब तक अपनी सिफारिशात जो हैं वो काबीना को पेश कर देंगे ताकि इस अहम मसले पर मज़ीद पेशरफ्त हो सके? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सेंसस के हवाले से जो कैबिनेट ने जो कमेटी पहले बनाई थी जो ग़ालिबन फरवरी 2020 में, उसमें चारों सूबे के नुमाइंदे शामिल थे जिसमें MQM का भी नुमाइंदा मैं मौजूद था और हमने कुछ जैसे कहते हैं कि 5-6-7 मीटिंगों के बाद हमने जो रिकमेंडेशन भेजी थी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। उसके अंदर जो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि तमाम स्टेक होल्डर जो चारों सूबे के जो वफाकी वज़रा उसमें मौजूद थे, उन्होंने जैसे कहते हैं कि 2017 के सेंसस के ऊपर रिजर्वेशन का इज़हार किया और साथ साथ फॉर ए टाइम बिंग इसको एज ए फाइनल के तौर पे तस्लीम किया। लेकिन साथ साथ इस बात को भी मेक श्योर कराया था कैबिनेट मीटिंग में कि जल्द अज जल्द सेंसस का इनेकाद किया जाए और इसके सिलसिले में MQM का वाज़ा मौक़िफ़ है कि 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस का इनेकाद करना। इसके लिए फैसले ये हुआ है कि तमाम माजी की जो कोताहियाँ और गलतियाँ रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के हवाले से इस बात का मुत्तफ़िक़ा फैसला कैबिनेट ने किया था और जिसको कल आज से 2 रोज़ पहले जो PTI के वक्त बहादुराबाद MQM को वापस तशरीफ़ लाया उसमें इंडोर्स किया कि मिनिस्ट्री ऑफ IT की क़यादत में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर रहेंगे। स्टेक होल्डर कौन कौन है? नादरा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और साथ साथ तमाम जो चीज़ा लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यस, हम अपने इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपनी मीटिंग का इनेकाद करना शुरू कर देंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार पर बात होगी और हमारी ख्वाहिश क्या होगी कि हर सूरत में 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके और इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला ये जून से बजट में कोशिश होगी कि हर सूरत में सेंसस के हवाले से भी पैसे मख्तस कर दिए जाएं। इन प्रिंसिपल यस वी ऑल एग्रीड कि सेंसस का इनेकाद जल्द अज जल्द कराया जाए। बिल्कुल ठीक है। अमीनुल हक साहब, ये बात बताइएगा, MQM पाकिस्तान का PTI से मुतालबा ये था कि इस मरदमशुमारी को मंजूर ही ना किया जाए, लेकिन काबीना ने मंजूरी दे दी थी। पहली चीज़ जो उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने जो वादा आप लोगों से किया था, तो आप दूसरा वादा पूरा होता हुआ देखेंगे कि उन्होंने एक दफ़ा तो मंजूरी दे दी, मंजूरी ना देते फिर भी मरदमशुमारी करा दी जाती, इसमें क्या कबाहत थी? हाँ, मेरे हाथ में ये कैबिनेट का डिसीजन मौजूद है। मैं आपको 2 लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। लिखा है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ हाउसिंग सेंसस 2017 शुड बी एक्सेप्टेड एज फाइनल, ऑल्दो देयर आर रिजर्वेशन ऑन द सेट सेंसस, यानी कि तमाम स्टेक होल्डर ने इसके रिजर्वेशन इस्तेमाल किया और क्या लिखा है, नेक्स्ट सेंसस शुड बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, जो कि 2023 से पहले है। तो इसका मतलब ये कि कैबिनेट के जो बाकी लोग थे उन्होंने भी MQM के जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री किया है। तो हमें इस बात की उम्मीद है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि 1.1 ट्रिलियन का एक तरक्याती पैकेज कराची को दिया गया है और वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि
जो वादा वफाक हुकूमत ने कराची के अवाम के साथ या MKM के साथ किया है, हम इस बात के बड़े पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस पे अमली जामा पहनाया जाएगा। ठीक है, अमीनुल हक साहब ये भी फरमाइएगा कि दोबारा मरदमशुमारी की सूरत में कैसे इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना फिर से उठ खड़ी हो, और दूसरा ये कि ज़रूरी है कि मैनुअल तरीके से किया जाए। दुनिया तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करती है, नादरा का डाटा उसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता? जी फरा, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि हमने कमेटी इसीलिए तश्कील दी गई है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि हमारी ख्वाहिश होगी कि जो टीमें जिस जगह पर जा रही होंगी वो तमाम चीज़ें एक जगह बैठ के मॉनिटर की जाएंगी, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नादरा का डाटा हमारे पास मौजूद है, नादरा एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जिनके पास डाटा मौजूद है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी एक सेपरेट डाटा मौजूद है। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जो ये काम कर रहा होता है सेंसस का, इन दोनों स्टेक होल्डर के साथ भी कोऑर्डिनेट करे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस बात को इंश्योर करे कि हर सूरत में पाकिस्तान के हर कोने में, हर गली और मोहल्ले से लोगों का इंदराज को मुमकिन बनाया जा सके। और इसको क्रॉस चेक कैसे होगा? नादरा के डाटा के साथ भी होगा और साथ साथ जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वोटर लिस्ट है उसके साथ भी उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। तो इस बात के हम इंशाअल्लाह ताला पूरी, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह दुनिया के तमाम ममालिक में होता है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी उस तरफ रवा दवा है और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। अमीनुल हक साहब ये कह दीजिएगा कि अगर ऐसा हो कि मरदमशुमारी नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तो दिया नहीं गया, मरदमशुमारी अगर नहीं हो सकती तो MQM पाकिस्तान का फिर आने वाले इलेक्शंस पर मौक़िफ़ क्या होगा, और आपको कितनी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वादा पूरा करेगी और मरदमशुमारी हो जाएगी? देखिए हमजा, उम्मीद पे तो दुनिया कायम रहती है और मैं समझता हूँ 2018 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद MQM और PTI का आपस में कोऑर्डिनेशन और उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि 1.1 ट्रिलियन के जो इमदादी पैकेज है, और फिर आप सब देख रहे हैं कि K4 का मंसूबा हो, ग्रीन लाइन का मंसूबा हो या कराची के अवाम को 50 फायर टेंडर वफाक की तरफ से तोहफे के तौर पर मिलना, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि इंच बाय इंच हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा देखिए MQM क्या कहती है, MQM कभी वजारत, मशीर या गवर्नरशिप की बात नहीं करती, बल्कि अवाम के जेन्युइन मसाइल की बात करती। क्यों? क्योंकि MQM के वो जो जितने नुमाइंदे, चाहे वजीर हों, अरकान कौमी असम्बली हों या सूबाई असम्बली, वो उन्हीं गलियों मोहल्लों में रहते हैं। तो हम तो अपने अवाम के नफ्स और अवाम के पल्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ IT की क़यादत में ये तमाम चीज़ें बनाई जा रही है, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि 2023 से पहले हर सूरत मुमकिन बनाया जा सके कि सेंसस का इनेकाद हो सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब एक पेज पर हैं इत्तेहादी और वफाकी हुकूमत, वो जो इख्तलाफात थे और कुछ आपस में एक दूसरे के साथ गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं? अब उसूली मौक़िफ़ एक ही है दोनों पार्टियों का, कोई इख्तलाफ नहीं है। फरा देखिए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि PTI के साथ साथ MQM एक अलाई है और MQM का अपना मंशूर है, अपनी सोच है और अपनी फ़िक्र है। तो डेफिनेटली हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि अपनी और कुछ चीज़ें कॉमन भी दोनों पार्टी में, तो कॉमन है कि MQM पाकिस्तान एक लिबरल मॉडरेट प्रोग्रेसिव सियासी जमात है, सेम विद द PTI। MQM कहती है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, PTI भी ये कहती है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए और PTI भी कहती है। तो कुछ चीज़ें तो मुश्तरक हैं, लेकिन हमारा अपने मंशूर है, अपनी सोच है और उन्हीं मंशूर और सोच के साथ कहीं ना कहीं पे इख्तलाफ अपनी जगह पे मौजूद रहता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। मेरा ख्याल है कि हम चीज़ों को बताते रहते हैं, चीज़ों को तस्दीक कराते रहते हैं और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब तक कराची के मसाइल के हवाले से PTI ओपन माइंड होकर के MQM के साथ चलती रहेगी और MQM की भी ख्वाहिश है कि मुल्क की बेहतरी के लिए, जमुई रबात तो कायम दाम रखने के लिए, मुल्क में अमन अमान कायम रखने के लिए कुछ चीज़ों पे मुश्तरका तौर पे आगे बढ़ा जा रहा है। तो यस, थिंक फॉर द बेटर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अमीनुल हक, वफाकी वज़ीर MQM पाकिस्तान, और एक अहम मसले के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है वो शेयर कर रहे थे हमारे साथ। तमाम सियासी जमातें यकजुबान थी। वैसे इसमें देखा जाए इस एक मसले पे कराची से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जमातें जो हैं वो यकजुबान थी। उनका यही मौक़िफ़ था कि जब तक आबादी को सही तौर गिना नहीं जा सकेगा तो उसके सही मसाइल जो हैं
उनके हल करने के लिए भी कोई एक हिकमत अमली तैयार करना मुमकिन नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, गुजरात का रुख करेंगे और इलाका है जलालपुर जट्टा, जहाँ बनाई जाने वाली वूल और पश्मीने की चादरें अपनी नफासत, गरमाइश और मुनफरिद रंगों की वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अच्छा, वैसे मैंने ना, हालांकि मेरे आबा अजदाद का ताल्लुक ही जलालपुर जट्टा से है, तो मुझे भी ये सुन के हैरत हुई है कि पश्मीने की चादरें इधर कहाँ से आ गई, क्योंकि ये तो अमूमन हम सवात और इन इलाकों में सुनते हैं। लेकिन आपको भी खुशगवार हैरत हो रही होगी कि ये एक खूबसूरत काम जो है ये जलालपुर जट्टा गुजरात में हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मुश्किलात भी हैं। क्या है, क्या ये सिलसिला है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको उनकी तरफ लेके चलेंगे। जी खालिद हंजरा, बताइएगा कि जलालपुर जट्टा में वाकई ये बनाई जा रही है, फरा को क्यों मालूम नहीं हो सका ये? जी बिल्कुल हमजा और फरा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के इलाका जलालपुर जट्टा में, जिसको मनी मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और इस शहर में सनतकारी के हवाले से बात की जाए तो गर्म चादरें और खड्डी का काम जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले किया जाता है। हाथ से बनती वाली चादरें आज मशीनों पर तैयार की जा रही हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दर्जनों यूनिट लगे हैं जिनमें वूल और पश्मीने की चादरें तैयार की जाती हैं, जो कि गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान के साथ साथ यूरोप के दीगर इलाकों में भी जिनकी मांग चलती है और लोग इसको धराधर पसंद करते हैं। इस हवाले से जब हमारी बात हुई फैक्ट्री मालकान से तो उनका ये कहना था कि ये सनत हमारे बुजुर्गों ने लगाई थी और इस हवाले से जलालपुर जट्टा के इस इलाका में कई यूनिट कायम हैं। अब इस हवाले से उनसे जानते हैं कि इस चादर की तैयारी के लिए वो किन मराइल से गुजरते हैं और इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है उनकी तरफ से इस सनत को कामयाब करने के लिए क्या वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। पहले ये चादरें खड्डी के ऊपर तैयार की जाती थी, मगर वक्त के साथ साथ जिद्दत आने पर अब पावर लूम्स के ऊपर ये चादरें तैयार की जा रही हैं। चादरों की तैयारी में पश्मीना और वूल का धागा इस्तेमाल किया जाता है। हर आने वाली हुकूमत के वादों के बावजूद हमारे साथ हुकूमती सतह पर किसी किस्म का कभी भी कोई तावन नहीं किया गया। अगर हुकूमत हमारे साथ तावन करे तो हम इसी सनत को ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं और उससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में खातर खा इजाफा होगा। अगर ये काम इसी तरह चलता रहे तो हमारे घर का चूल्हा चल सकता है। ये सनत जो है जहाँ पर इसकी चर्चे होते थे हुकूमती अदम तवज्जी की बुनियाद पर ज़वाल पजीर हो चुकी है। मकामी लोगों और यूनिट मालकान का ये कहना है अगर हुकूमती सतह पर हमें रिलीफ दिया जाए तो मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे के साथ साथ कई ख़ानदानों का रोज़गार भी बढ़ाया जा सकता है। जी ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें जलालपुर जट्टा से आगाह कर रहे थे जो वूल की पश्मीने की चादरें हैं। हाँ, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि वाकई अगर इसे सही तौर पे हम करें, प्रमोट करें तो इससे बहुत सारा ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है और बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब क्रिकेट होती है पूरे मुल्क में तो एक भले महंगाई हो रही हो, भले कुछ भी मसले हो रहे हों, लोगों के अंदर एक खुशी का एलिमेंट ज़रूर होता है अगर हमारी टीम जीत रही हो तो। अभी एक और भी खुशी है कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है तकरीबन 13 साल बाद पाकिस्तान आई है, खेलने के लिए आई है। पिछली बार आपने ग्राहम स्मिथ की कप्तानी में टीम को आते हुए देखा था, डिविलियर्स मौजूद थे, नेटिनी मौजूद थे, कैसे कैसे प्लेयर मौजूद थे उस वक्त जब टीम आई थी। और अब फिर टीम आ गई और टीम बहुत ज़्यादा जनूबी अफ्रीका की खुश है। फरा क्यों? वो कह रहे हैं कि ऐसे इंतजाम पाकिस्तान ने हमारे लिए किए हैं। ये मार्क बाउचर की जिस तरीके से एक ट्वीट सामने आई, वो कहते हैं कि जी कि पाकिस्तान ने तो बहुत बेहतरीन किया और मैं सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान के ऐसे इंतजाम। कोविड के दिनों में जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जाती है और वहाँ जाके डिप्रेस हो जाती है और फिर हमारी जो है पूरी मैनेजमेंट उस शिकस्त की जो सहरा है वो इन अदर वर्ड्स उसी डिप्रेशन के सर डाल रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जनूबी अफ्रीका की टीम ने आके कह दी कि वो डिप्रेस नहीं है, उन्हें बायो सिक्योर बबल जो है उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। तो इसकी वजह से होपफुली एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। उनकी तरफ से तो मिलेगी हमारी तरफ से कैसे मिलेगी ये बड़ी देखने वाली बात है कि हम तो अब शुक्र है उस कोरोना से बाहर निकल आए, अब कुछ हम परफॉर्म करेंगे और बाबर आजम भी हमारे पास मौजूद हैं। इस दफा कितना फर्क पड़ेगा बाबर आजम के होने से, ये हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू फॉर गुड मॉर्निंग। ये इतने खुश हैं बाबर आजम के होने से, बाकी विल इट ब्रिंग दैट चेंज कि दुनिया बदल जाएगी? नो डाउट अबाउट इट कि वो हमारा मेन प्लेयर है, कैप्टन भी हैं, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है। बट जैसे इंडिया ने एग्जांपल सेट की कि विराट कोहली के बाद जिस तरह उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस के अंदर एक टेस्ट जीता और फिर फाइट की लास्ट मैच के अंदर, इस मैच में जो उन्होंने ज़बरदस्त फाइट की, कम बैक किया। इवन तमाम यंगस्टर आप देखें, चाहे बॉलिंग के अंदर जी, चाहे बॉलिंग देखें चाहे बैटिंग देखें, तो सब ने परफॉर्म किया। लड़के के अंदर जब तक ये अर्ज नहीं होगी कि मैंने आके अपना नाम पैदा
अलग करना है, अपना नाम बनाना है, तो मेरा ख्याल है टीमें ऐसे बनती नहीं है। तो ये हमारे यंगस्टर के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। इन अदर वर्ड्स, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको कैसे गेन करते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। बट अभी नए लड़कों को चांस दिया है। कैसी सिलेक्शन लगी आपको? ये जो सिलेक्शन हुई है, ये वैसे तो नंबर्स, उनका स्कोर कार्ड देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जिन लड़कों को सिलेक्ट किया गया। इस दफ़ा सिलेक्शन बड़ी साइंटिफिक उन्होंने करने की कोशिश की है, सारे स्टैट्स दिखा के। और हालांकि इवन दो के मीडिया वालों को पहले ही पता होता है, हम लोग तो पहले स्टैट्स दिखा के ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो वो स्टैट्स की जो थी ड्रामाई चीज़, वो तो बड़ी एक आर्टिफिशियल भी लगी और अच्छी भी दिखी कि चले कुछ मिसबा बिल्कुल पेपर पे चलते हैं, ये ज़रा सिस्टम पे और स्क्रीन पे आ गए। इसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें नज़र आई कि डोमेस्टिक के लड़कों को चांस दिया इन्होंने। उसमें सऊद शकील को इन्होंने चांस दिया, फिर गुलाम कामरान जिन्होंने बड़ा परफॉर्म किया था उनको चांस मिला है, ताबिश को चांस मिल चुका है, नुमान आ चुके हैं। तो इसमें ये अच्छी चीज़ है। लेकिन 2-3 चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आई। आपने अभी हारिस रऊफ सिर्फ आपका T20 खेला, ODI भी नहीं कभी खेला, और आपने कहा कि ये T20 की कमोडिटी है, उसको आपने इंडक्ट कर दिया, टेस्ट में डाल दिया। इसी तरह असद शफीक को तो खैर लेके नहीं गए, अब्दुल्ला शफीक जब आपके दोनों T20 के अंदर 0 पे आउट हुए, आप एक बच्चे को तैयार करते, ये अगेन किसी यंगस्टर को ख़राब करने की बहुत बड़ी एक प्लानिंग का मैं पार्ट कह सकता हूँ। अभी उसको आप लेके चलते, साल 2 अपनी एक प्रॉपर कमोडिटी बनाते हैं ODI की, टेस्ट की, फिर आप उसको इंडक्ट करते। आपने T20 में बेचारे का भी कॉन्फिडेंस बहुत नीचे होगा, आपने टेस्ट में डाल दिया, ठीक है। इमरान भट्ट को लेके गए, सैर बड़ी अच्छी करवाई, वापस ले आए। इसी तरह स्पिनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमने बात की, काशिफ भट्टी को लेके गए, नहीं खिलाया आगे। जफर गौहर को एक टेस्ट खिलाया, इवन दो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट अब वो स्क्रीन से आउट है। अब मेरा नहीं ख्याल वो 2 साल से पहले आएंगे। लेकिन उसके साथ भी तो जुल्म ही किया था ना। मैं जी यही कह रहा हूँ कि आपका आखिर आपकी जब बोर्ड की कोऑर्डिनेशन ही नहीं आपस में, 3-4 तो लोग हैं, चीफ सेलेक्टर होता है, फिर आपका कोच होता है और एक कैप्टन होता है। मेन तो आपके हेल्प ऑफ अफेयर में ये लोग आते हैं ना जी। जब इन लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हम किन को लेके चलना चाह रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, तो फिर आप कैसे टीम बनाएंगे? सरफराज को क्यों रख लिया दोबारा से? जब मोहम्मद रिजवान को खिलाना ही खिलाना है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो सरफराज को क्यों टेस्ट में रख लिया? मजा नहीं सिखाना। अब उनको ड्रेसिंग रूम में मेरा ख्याल है बैठाना है और उन्हें कहना है पानी पिलाएं। आप सरफराज की किसी सूरत जगह नहीं बनती। अगर सरफराज टीम में है तो डेफिनेटली ही शुड बी प्लेड। आपके पास नीचे कई लड़के हैं, आप उनको ग्रूम कर लें। सरफराज को आपने ग्रूम तो नहीं करना ना। सरफराज जैसा प्लेयर जिसने आपको एज ए कैप्टन के साथ हो क्या रहा है अभी, तो ये मैनेजमेंट उसके साथ काफ़ी ज़्यादती कर रही है जी। इन अदर वर्ड्स, अभी मैंने कल आमिर के साथ भी इंटरव्यू किया था, उससे भी काफ़ी डिटेल में यही बात हुई कि उसकी रिटायरमेंट की क्या रीज़न थी। मेरे से 2-3 दिन से सब यही पूछ रहे हैं कि आमिर ने क्या बातें की, वो क्या रीज़न थी। वो यही है कि इन प्लेयर्स का भी, मैं इसी से एग्जाम्पल कोट करने लगा था वहाब रियाज का। आमिर से भी मेरी यही बात हो रही थी कि वहाब रियाज, और इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था लोगों का, मीडिया का, बोर्ड का भी समहाउ, कि आप दोनों ने टेस्ट से रिटायरमेंट क्यों ले ली। वहाब ने कहा जी ठीक है, मैं अभी 1-2 साल खेल सकता हूँ, मैं वापस ली। क्या हुआ कि वहाब को दोनों टूवर्स के ऊपर, इवन जैसे सुहेल खान को नहीं खिलाया, सैर करवा के वापस ले जाते हैं। आपका एक सीनियर प्रो को फिर ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेशर डालने का कि आप टेस्ट से रिटायरमेंट वापस ले, जब आपने खिलाना नहीं। सेम लाइकवाइज सरफराज एज वेल, कि आपने उनको रखा और आप उनको सिर्फ लेके जाते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करवाते हैं, खिलाते नहीं। कह देते हैं हमारे प्लान का हिस्सा है, और प्लान का हिस्सा ये है कि ये हमारे साथ सिर्फ ट्रैवल करेंगे। और आप ये देखें ना कि सुहेल खान को कितने टूवर्स करवाए इन्होंने, वो क्या नेट की प्रैक्टिस के लिए रखा था। और ये मैं आपको इंसर्ट बता रहा हूँ कि उस टाइम इनकी किसी ने पूछा मिसबा से कि आप इस सुहेल खान को क्यों लेके जाते हैं, उसने कहा जी इसका पेस अच्छा, नेट पे अच्छी बॉलिंग करा लेता है। ये आपको रियलिटी बेस्ड बात बता रहा हूं। अपने बैट्समैन के लिए लेके गए। तो देखे ना, जैसे ही वो आपकी इधर कंडीशन आई, आपने फिर उसको बिठा दिया। अब नई मैनेजमेंट आई है, वो अपने तरीके से लेके चल रही है। ये जो हम स्टार्स को ऐसे तोड़ते फोड़ते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी करें। अब ये जो हम इतनी बुरी शिकस्त थी हमारी कि हम मतलब इबरतनाक शिकस्त 2-4 होने के बाद अब हम एक नई सीरीज में एंटर हो गए। आपको लगता है मोराल बुलंद है लड़कों का, शाहीनों का, झपट पड़ेंगे वो सब ठीक हो जाएगा? अपनी कंडीशन के अंदर हर टीम को एडवांटेज ऑब्वियसली थोड़ा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मोराल बहुत डाउन है। लड़कों का भी बहुत डाउन है। टीम मैनेजमेंट के साथ जो बातें हो रही हैं कि प्रॉब्ली ये इनकी लास्ट सीरीज़ है, अगर कोई मिरेकल हो जाता है, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग वाइट वॉश कर देते हैं, तो फिर शायद थोड़ी सी एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये सर्वाइव कर जाए। बट अदरवाइज जो इनसाइड चीज़ यही लग रही है कि चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। अब फॉरनर कोच आएगा, मैनेजमेंट चेंज होगी, क्योंकि उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें, और आपने ना किसी टीम को बनाया, ना कोई प्लेयर आपने आइडेंटिफाई किए, आपके पास कोई सीक्वेंस ही नहीं है, ना सिलेक्शन का, ना टीम प्लेइंग 11 का नहीं पता आपको। अभी ये बच्चों को इन्होंने चांस तो दे दी है, आप देख लीजिएगा। सवाए आपके एक ओपनिंग स्लॉट में मुझे नज़र आ रहा है, मैं आज भी बड़े उसको डीपली देख रहा था कि शायद
ओपनिंग स्लॉट में या अब्दुल्ला शफीक या इमरान भट्ट खेलेंगे। उसके अलावा इन्होंने जो बाकी टीम ऑलरेडी सेलेक्ट की है वो इन्होंने वही पुराने लड़कों को खिलाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें तो फवाद आलम भी कुछ इधर उधर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो टीम 11 की आप देख लें, ओपनिंग में तो ऑप्शन फवाद तो खेलेंगे, फवाद तो डेफिनेटली, हाँ फवाद आलम को तो मस्त खिलाएंगे। अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, असद शफीक भी नहीं है, हारिस सुहेल भी नहीं है, तो आपके पास तो चांस ही नहीं है कि आप उनको ना खिलाएं। आमिर का जो इंटरव्यू आपने किया है वो काफ़ी गर्दिश करता रहा और आमिर ने कुछ ऐसा इंदिया दिया कि वो रिटायरमेंट वापस भी ले सकते हैं। नहीं, उन्होंने मेरे शो में ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी। बिल्कुल, किस बात पे उन्होंने ये इंदिया दिया कि मैं वापस ले सकता हूं? और आपको लगता है कि पीसीबी में अब उनकी वो स्टैंडिंग है, बेशक वकार यूनुस और मिसबा रहें या ना रहें, कि उनको वापस लिया जा सकता है? देखें, पूरे एशियन जो कल्चर है ना, पाकिस्तान इंडिया का भी समहाउ ये है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। लेकिन एक आमिर की मैं बात बताऊं कि उसने ये चीज़ एडमिट की कि मैं प्लेयर हूं बट मैं बोर्ड से या सिस्टम से बड़ा नहीं हूं, ये कहीं उन्होंने अच्छी बात की। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी प्लेयर है या कोच है या मैनेजमेंट का कोई बंदा है जो अपने आप को लार्जर दैन लाइफ या सबसे बड़ा समझना शुरू करता है ना, प्रॉब्लम आती है। आमिर की बात इसलिए ठीक है कि वकार से बड़े लड़कों को प्रॉब्लम था। आप पास की हिस्ट्री देखें, मोहम्मद यूसुफ को था, अब्दुल रज़ाक को था, शुएब अख्तर को था, शाहिद अफरीदी को था, तो ये उनकी मैनेजमेंट बहुत ख़राब थी। इसी तरह मिसबा के साथ भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। ये किसी एक इंडिविजुअल बात करता ना तो सारे हम कहते हैं कि ये उन्होंने ज़्यादती की। अब ये मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपके शो में बात की थी कि उनका सिस्टम मेथड गलत हो सकता है आमिर का, उन्होंने कन्वे गलत तरीके से शायद हो सकता है ना किया हो जिस तरह वो चाह रहे थे। जैसे फिर हमने बात की समी असलम छोड़ के चले गए। आपका प्रिपेयर एक कमोडिटी आपकी टेस्ट के लिए, मेरा नहीं ख्याल इससे बेस्ट ओपनर आपके पास पूरे सर्किट में अवेलेबल था, आपने उस बेचारे को खिलाया ही नहीं, ठीक है ना। इवन स्लॉट सेलेक्ट करते थे आप, वो अपने ज़ाया कर दिए, यूएस से चले गए। अब जुनैद खान जा रहे हैं छोड़ के, ठीक है। जुनैद खान वो इरफान जूनियर जा चुके, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट शो में कभी मुलाकात बताऊंगा, 5-6 लड़के अभी और तैयार हैं। उनकी अनाउंसमेंट से पहले नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो जब आप अपने प्रिपेयर्ड लड़कों को जिन्होंने आपकी कंट्री को सर्व किया, इतने सालों से लेके चले हैं, आप उनके साथ ज्यादती करेंगे, आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं देखेंगे। देखें, कोई लड़का जिसकी फॉर्म नहीं होती, एक मेथड होता है, चाहे वो प्लेइंग 11 में ना हो या वो आप डोमेस्टिक खेल रहा हो, आप उससे बैठ के बात करते हो, उसको बताते हो कि आप हमारी नीड हो, आपको ये चीज़ें करने की हैं, ये आप काइंडली करें, और उसके बाद यू विल बी इन द बैक इन द टीम। और सारी दुनिया में ऐसे होता है, बट ये अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि आपने कितने प्लेयर्स को खराब किया है, कभी इनसे कोई सवाल नहीं होगा। मैं तो हमेशा कहता हूं इट्स अ होल लॉट। अभी तो आपने बहुत सारे नाम लिए नहीं, ये स्टार्स के नाम है सारे। मोहम्मद यूसुफ को देख लें, अब्दुल रज़ाक को देख लें आप, वैसे अकमल ब्रदर्स भी यही कहते हैं कि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा खराब किया। शाहिद अफरीदी को देख लें, सेमीफाइनल आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, शुएब अख्तर का आखिरी मैच है, आप उसको नहीं खिला रहे। बस मैं यही कह रहा हूँ ना कि अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैम ने कहा, बहुत नेसेसिटी है। आपको हर जगह हर बंदे को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। अंटिल अनलेस आप अकाउंटेबल नहीं करेंगे, ये सिस्टम नहीं लेके आएंगे, कोई बंदा भी अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करेगा और ना वो आपको रिस्पॉन्स देगा कि जी मैंने से क्या मिस्टेक की। और सिलेक्शन का जैसे हमने देखा, ये सब लोगों को अकाउंटेबल एक दफ़ा करना पड़ेगा, फिर आप एक मेथड पे लेके आएंगे। अच्छा इरफान, योर प्रेडिक्शन टेस्ट की क्या रहेगी और T20 की क्या रहेगी? ऑब्वियसली अगर तो ये स्पिनिंग ट्रैक पाकिस्तान बनाते हैं, हमारे पास एक ही एडवांटेज है कि अपनी होम कंडीशन है, स्पिनिंग ट्रैक रखें। और क्योंकि साउथ अफ्रीकन शुरू से जब से उनकी टीम आई है वो स्पिनिंग ट्रैक पे फंसते हैं, तो स्पिनिंग ट्रैक बना के आप यासर शाह को डाल दें यूए कंडीशन की तरह, और इधर से नुमान या साजिद को आप ऐड करके और बॉलिंग कराते जाएं और आप फंसा सकते हैं। ये एक आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जीतने की, विकेट जीतने की, और गिराएं और आप जीत सकते हैं। क्योंकि हमने देखा जैसे फास्ट ट्रैक आता है ना तो वो आउट कर पाते हैं हमारे बॉलर, ना दूसरे होते हैं, तो वो तो फिर आपके पास कोई चांस ही नहीं है। तो एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो स्पिनिंग ट्रैक रखें, और आपके पास उसको कराची की विकेट्स बड़ी अच्छी बैटिंग के लिए सूटेबल भी होती है। और दूसरा पिंडी में मैच है, तो पिंडी की बॉल थोड़ी सी शुरू में निचली एक दिन सीम और स्विंग करता है बॉल, ये एक ऑप्शन हमारे पास है। हमारे पास जुगाड़ है, हमारे पास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा लेंगे शायद हम ये सीरीज जीत सकते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आप आए और आप इस अहम सीरीज के बारे में हमसे बात कर रहे थे। इरफान की जैकेट को देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि लाहौर में कितनी ठंड है, इसलिए बहुत शदीद सर्दी जो है वो लाहौर के जो नहीं लोग आती हैं वो चल रही है। अच्छा, वैसे ये जो जुगाड़े हैं ना, इन्होंने हमारा सारा मामला ख़राब किया, बिकॉज साइंटिफिक मेथड्स पे गेम चले गए। मैं आप चलें जी, हमें इजाज़त दीजिए। दोनों को कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।